कभी कभी तो कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि इस बात के ऊपर हमको बिलीव करना भी चाहिए कि किसी बड़े सुपरस्टार के आने से रेटिंग बढ़ती है या फिर नहीं। अभी रिसेंटली जॉन सीना के आने से मैंने आपको बताया था कि ऐसे रेटिंग्स में तो कुछ हुआ नहीं था। इवन अब स्मैकडाउन के एपिसोड में जो अभी गया कल, वहां पर रोमन रेंज का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से एडवर्टाइज किया था। तो ऑब्वियस सी बात है, रोमन रेंज जो कि स्मैकडाउन को चलाते ही हैं, मतलब स्मैकडाउन चली उनके दम पर इतने कुछ टाइम से। तो वैसे एक बंदा स्टार रेटिंग्स नहीं, मतलब व्यूअरशिप या फिर रेटिंग्स नहीं लेके आता, सब बंदे मिलके लेके आते हैं। लेकिन कोई एक होता है ना लीड करने वाला, तो जैसे नेता हो गया तो पूरी पार्टी को नेता रिप्रेजेंट करता है, वैसा कुछ स्मैकडाउन से रोमन रेंज का हाल है। तो लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 2.041 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते व्यूअरशिप घट गई है, मतलब 2 मिलियन से नीचे नहीं गई, आप कह सकते हो व्यूअरशिप मेंटेन हुई है। और व्यूअरशिप आई 2.025, मतलब कि इतना कोई डाउन भी नहीं थी और ये भी नहीं कि इंक्रीज तो था ही नहीं। तो अब रोमन रेंज को एडवर्टाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया, उसके बावजूद रेटिंग्स नहीं बढ़ी है, थोड़ा सा अजीब है। बाकी आपको क्या लगता है ऐसा होता क्यों है, ये मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम मेल मॉडल्स के बारे में। तो एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने maximummalemodels.com करके वेबसाइट को एक्टिव किया हुआ है। तो अगर आप थोड़े बहुत भी ब्लॉगर वगैरह हो या फिर व्लॉगर नहीं ब्लॉगर, तो ये दोनों में अंतर होता है। तो वेबसाइट खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बना दी और पूरी फुल फ्लेज वेबसाइट बनाई है, पूरा डोमेन लेके उसकी होस्टिंग वगैरह करवा के। इवन पूरा एक फॉर्म भी है वहां पर, जहां पर आप अगर मॉडल बनना चाहते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टर्म्स एंड कंडीशन में पहले से लिख दिया है कि हम कोई वो एजेंसी नहीं है जो कि मॉडल्स को हायर करते हैं, और उन्होंने बता दिया कि इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फन के लिए है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टोर लाइन में डब्ल्यूडब्ल्यूई जो वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन आएंगे मॉडल्स के, फुल बॉडी पिक डालनी है, ये भी वहाँ पर क्राइटेरिया। इवन एज तुम्हारी 13 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। पूरा बढ़िया तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बनाया हुआ है उसको, मतलब इतना ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको लेकर सीरियस है। मतलब मैं तो स्मैकडाउन के शो पर सीरियस नहीं इस चीज़ को लेकर, और डब्ल्यूडब्ल्यूई वेबसाइट खड़ी करके बैठ गई है। तो ये कुछ अलग और अजीब ही है। अब इस पर रजिस्ट्रेशन आते हैं तो देखते हैं फिर क्या होता है आगे, और डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या उन रजिस्ट्रेशंस को दिखाती भी है अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो आई थिंक ये कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट हो सकता है। इस वजह से नहीं कि वो मॉडल्स आएंगे, बल्कि आई थिंक कुछ बड़ी क्रिंज और फनी चीजें हो सकती है इस वाले सेगमेंट के अंदर। कल मैंने आपको पूरी एक डेडिकेटेड शाम वाली वीडियो के अंदर विंस मैकमैन की पूरी कहानी बताई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर डाल दूंगा, उसको जाके देखना। तो एक बात मैं वहां पर बताना भूल गया था, जो मैं आपको अब बता रहा हूँ कि मैंने आपको कहानी था कि नेटफ्लिक्स पर जो है विंस मैकमैन की पूरी डॉक्यूमेंट्री भी आ रही है। तो ये हर्ष मनी स्कैंडल वाले कांड होने के बाद अब विंस मैकमैन की वो जो डॉक्यूमेंट्री है उसको भी पुल ऑफ कर लिया नेटफ्लिक्स ने, यानी कि अब कोई प्लान नहीं है कि विंस मैकमैन की कोई डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स के ऊपर आई, क्योंकि जो स्प्रेडशीट है जहां पर ऐसे टास्क वगैरह होते हैं कि नेक्स्ट क्या होना है, वहां से इस चीज़ को हटा दिया गया है। तो ये स्कैंडल ने विंस मैकमैन के हाथ से उनकी नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री भी छीन लिया। एंड ऑब्वियस सी बात है भाई, जब किसी बंदे के पास में ऐसे एलिगेशन ऐसे कांड वगैरह लग जाएंगे तो फिर कोई क्यों ही उस चीज़ को प्रमोट करेगा, वो भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, और भी अपने ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोवर्सी लेने के लिए या फिर नेगेटिविटी या फिर हेट लेने के लिए। तो ये तो डिसीजन उनको लेना ही था और ये चीज़ होनी थी। इवन जब भी पहली बार एलिगेशंस लगे थे तब भी ऐसे रूमर आ रहे थे कि ये चीज़ जो है कर देगा नेटफ्लिक्स, और अब जब दूसरी बार लगे तो फिर उन्होंने इस चीज़ से अपना पल्ला झाड़ लिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। बाकी अगर डिटेल में सारी बातें जाननी हो तो आई बटन से जाकर आप देख लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा शाम वाली वीडियो। रोमन रेंज का रिटर्न हुआ और साथ में उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट भी की। आप इस पोस्ट के अंदर देख सकते हो रोमन रेंज की एंट्रेंस की है, हाथ जोड़े हुए हैं जैसे अपनी एंट्रेंस पर करते हैं, और लिखा है एग्जैक्टली वेयर आई नीड टू बी। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि हाँ यही वो जगह है जहाँ पर मुझे होना चाहिए। अरे भाई रोमन रेंज, हम भी तुमसे यही तो कह रहे हैं, तुमको इस जगह पर होना नहीं चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो तुम अब नहीं होते। जैसे अब तुम्हारा शेड्यूल पार्ट टाइमर जैसा हो गया है, हमको चाहिए फुल टाइमर वाला। तो आई थिंक रोमन रेंज से भी इंजॉय किया इस चीज़ को कि वो बहुत टाइम के बाद टेलीविजन के ऊपर आए हुए हैं, क्लियरली लग रहा है। और वो कैप्शन भी उनका ही बताता है, क्योंकि यूजुअली तो रोमन रेंज ऐसे ज़्यादा पोस्ट करते नहीं, बट इससे पता लग रहा है कि उन्होंने भी वापस से टेलीविजन पर लौटना एंजॉय किया है। एंड आई थिंक अभी अपीयरेंसेस रेगुलर होनी चाहिए एटलीस्ट समर स्लैम तक, तो क्योंकि अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर तुम कैसे बिल्ड करने वाले हो रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर के लास्ट मैच, लास्ट टाइम एवर एंड लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच को। ब्लीचर रिपोर्ट के साथ अंडरटेकर का इंटरव्यू होता है, एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि अंडरटेकर रिटायर हो चुके हैं, वो रेसल नहीं करेंगे, तो शायद आपको एक बार अंडरटेकर का इस इंटरव्यू के अंदर जो स्टेटमेंट था उसको सुनने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि देखो तुम मेरे से पूछ रहे हो इस चीज़ को लेकर, तो मैंने अपना मिशन जो है वो एकम्प्लिश कर लिया है, बट नेवर से नेवर, मेरी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, एस्पायरेशन नहीं है कि मैं दोबारा से रिंग के अंदर आऊं, बट दिस इज द डब्ल्यूडब्ल्यूई मैन, यू नेवर से नेवर, यू जस्ट नेवर से नेवर। तो इससे क्लियरली अंडरटेकर यही बताना चाह रहे हैं कि
हाँ, रिटायर तो मैं हो चुका हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू है तो नेवर से नेवर। यानी अंडरटेकर ने वो अपनी हॉल ऑफ फेम की स्पीच के अंदर जो नेवर से नेवर वाली बात बोली थी, कहीं ना कहीं उसका मतलब कुछ यहाँ से निकल के आ रहा है कि शायद अंडरटेकर दोबारा से रिंग के अंदर आ सकते हैं। और अगर अंडरटेकर ऐसी बात बोल रहे हैं तो हमको इसको सीरियसली लेना भी चाहिए, क्योंकि ये बात खुद अंडरटेकर की तरफ से आ रही है। वैसे मैं तो बोलूँगा कि ना अब आए अंडरटेकर तो सही है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लास्ट मैच एजे स्टाइल्स के सामने जो है बोनयार्ड वाला किया था। अब तुम बहुत सारे रेसलर्स ने ऐसा किया है कि उनका लास्ट मैच तो अच्छा जाता, लेकिन ये डब्ल्यूडब्ल्यू की खुजली की वजह से वो उनको दोबारा बुलाते हैं और फिर कचरा करते थे। फिर वो कहते हैं यार मेरी एंडिंग अच्छी नहीं हुई, मेरा करियर अच्छी तरीके से एंड नहीं हुआ। तो आई थिंक ये चीज़ अंडरटेकर रेसलिंग के अलावा किसी और चीज़ में आ सकते हैं, बट रेसलिंग का आइडिया मुझे लगता है कि करना चाहिए उनको। हो गया बस, इनफ इज़ इनफ। हर चीज़ का एक लिमिट होती है। ये नहीं कि मैं अंडरटेकर को देखना नहीं चाहता, बट पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जो बताना। समर स्लैम के टिकट सेल्स की बात करते हैं सीधे। समर स्लैम ये प्रीमियम लाइव इवेंट, तो इस समय जो करंट कैपेसिटी है वो 36,000 के आसपास है। जो ऑलरेडी टिकट्स बिक चुकी हैं वो ऑलमोस्ट 30,000 के आंकड़े को टच करने वाली हैं, और अवेलेबल टिकट्स भी यहाँ पर 7,000 ऑलमोस्ट के आसपास है। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के पास है कुछ दिन, मतलब इस महीने के एंड इस मंथ के एंड में ही होने वाला है समर स्लैम, तो तब तक डब्ल्यूडब्ल्यू के पास है कि वो टिकट्स वगैरह अपनी बिकवा दे। और मेरे ख्याल से इनफ है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच। अभी कितनी बार ये फैंस इसको देखने तो जाते ही हैं ज़रूर, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे लगता है वैसे सोल्ड आउट हो जाएगा या फिर सोल्ड आउट होने के करीब आ जाएगा, क्योंकि समर स्लैम को डब्ल्यूडब्ल्यू हाइप आई थिंक अभी कुछ टाइम में करने वाली है। स्टोरी लाइन में भी करेगी तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। रिया रिप्ली को देख के कुछ अलग अलग सा लग रहा है। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि उनको जो है ब्रेन इंजरी हुई है, और ये बाकी इंजरीज से काफ़ी अलग है, क्योंकि चलो किसी को एल्बो में इशू होगा, किसी को आर्म में हो गया, किसी को लेग्स में हो गया, किसी का मतलब बहुत अलग अलग तरीके की इंजरीज हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, लेकिन मतलब जो रेसलर्स को होती हैं रेसलिंग करते हुए, लेकिन ये ब्रेन इंजरी कुछ अलग है। और अभी रिसेंटली रिया रिप्ली ने एक पिक्चर डाली अपनी ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जहां पर आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर उन्होंने हार्ट मॉनिटर लगाया हुआ है अपनी बॉडी के ऊपर। अब ये क्या काम करता है, ये हर एक चीज़ को ट्रैक करता है जो कि तुम्हारे दिल में चल रही होती है, और यूजुअली जब मामला थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है तब इसको लगाया जाता है किसी इंसान की बॉडी के ऊपर, या फिर आप कह सकते हो पेशेंट के ऊपर। हालांकि देख के आपको लगेगा नहीं कि कुछ दिक्कत है रिया रिप्ली के साथ, बट इंटरनली काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक्सटर्नली बाहर नहीं दिखती हैं। तो मैं तो यही होप करूँगा कि बहुत जल्दी उनकी रिकवरी वगैरह जो है हो जाए, कोई ज़्यादा उनको सीरियस प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जजमेंट डे रिया रिप्ली के बिना अधूरी सी लग रही है। क्योंकि एक वो फीमेल डिवीजन का फैक्टर बहुत कम ही किसी फैक्शन के अंदर होता है, यहाँ पर था, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी फिलहाल गायब हो गया है। तो प्रे करते हैं उनके लिए कि उनकी जो रिकवरी है बहुत ज़्यादा स्पीडी हो। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंस रिटर्न करने वाले हैं, और ये एपिसोड होगा 25 जुलाई का द गार्डन, मेडिसन स्क्वायर गार्डन से। तो ऑलरेडी यहाँ पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन ने एक मैच को अनाउंस कर दिया है इस वाले शो के लिए, और मैच आप लोग देख सकते हो, रोमन रेंस एंड द यूसोस, मतलब कि ब्लड लाइन वर्सेस रिडल एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच। तो ये जो है मेडिसन स्क्वायर गार्डन ने खुद से एडवर्टाइज किया है। अब क्या ये मैच मतलब ये क्या है मैच रॉ पर होने वाला है, या फिर ये डार्क मैच होगा, या फिर वहाँ के फैंस को एंटरटेन करने के लिए होगा, इसके बारे में ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकता। बट हाँ, रोमन रेंस तो शो के ऊपर आ ही रहे हैं, ये बात तो कंफर्म ही है पहले से ही, और वो कोई डार्क अपीयरेंस नहीं करेंगे, वो आने वाले हैं मेन शो के ऊपर ही, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू मेडिसन स्क्वायर गार्डन के आपको पता है इवेंट्स को बहुत बड़े लेवल पर देखती है, फिर चाहे वो रॉ या फिर स्मैकडाउन का ही शो क्यों ना हो। तो मंडे नाइट रॉ पर भी आपको रोमन रेंस अपने दर्शन देंगे 25 जुलाई को, जो कि समर स्लैम से पहले का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है। अब आपको एक साथ में दो स्टोरीज बताता हूँ जो कि कोडी रोड्स एंड रैंडी ओटन से जुड़ी है। सबसे पहले कोडी रोड्स की बात करते हैं, तो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए वहाँ का जो एरेना है वो एडवर्टाइज कर रहा है कोडी रोड्स को, और ये जो शो है वो है 14 अगस्त का। यहाँ पर जो पिट्सबर्ग के अंदर मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है पेंसिल्वेनिया के अंदर, वहाँ पर कोडी रोड्स का एडवर्टाइज कर रहे हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। तो क्या वो जो हमने बातें सुनी है कि कोडी रोड्स का जो रिकवरी टाइम है वो 9 महीने का होगा, क्या वो गलत है? क्या उससे पहले कोडी रोड्स वापस आ रहे हैं? क्या उनका जो आर्म है या उनकी जो पेक्टोरल मसल है वो इतनी जल्दी फिक्स हो रही है? आई डोंट नो इसके बारे में। और रैंडी ओटन की बात करूं तो उनको भी डब्ल्यूडब्ल्यू 16 जुलाई के सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए एडवर्टाइज कर रही है कि रैंडी ओटन वहां पर अपनी अपीयरेंस करने वाले हैं। तो क्या इन दोनों सुपरस्टार्स के रिटर्न इतनी जल्दी हो रहे हैं? मतलब रैंडी ओटन भी क्या इतनी जल्दी रिकवरी मार रहे हैं अपनी, और कोडी रोड्स भी मार रहे हैं? पता नहीं इसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू के जो एडवर्टाइजमेंट है वो चेंज हो जाते हैं। तो या तो ये चीज़ होने वाले है, या फिर जैसा डब्ल्यूडब्ल्यू का एक आप लोग कह लो स्लोगन ही रहता है, कार्ड इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू चेंज। अगर वो वाली चीज़ें तो फिर शायद अपीयरेंस ना करें। बट ये इंटरेस्टिंग है कि कोडी रोड्स एंड रैंडी ओटन दोनों ही एडवर्टाइज हैं, और अगर इनका रिटर्न हो रहा है तो मेरे ख्याल से जो दशा और दिशा है डब्ल्यूडब्ल्यू की वो बहुत जल्दी बदल सकती है, क्योंकि क्या पता इनका रिकवरी टाइम जल्दी हो रहा है। वैसे मुझे लग रहा है कि शायद कार्ड चेंज हो सकता है, क्योंकि
मतलब जब WWE मनी इन द बैंक में रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज करके गैप कर सकती है तो फिर ये तो काफ़ी छोटी मोटी बात हो गई WWE के लिए। बट अगर आ रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन, तो बहुत अच्छी बात होगी WWE की आगे की स्टोर लाइन के लिए। बाकी आज की जो वीडियो थी यही तक, कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो यार, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।